तो ये वाताग्र और चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात बेसिकली, ठीक है। चक्रवात दो तरह के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय, दूसरा शीतोष्ण चक्रवात होता है। तो वाताग्र और चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात बेसिकली दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ठीक है। वाताग्र का ही साइक्लिक सर्कुलेशन मींस चक्रीय प्रवाह क्या है, शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। शीतोष्ण चक्रवात, इसलिए शीतोष्ण चक्रवात का फर्स्ट स्टेज क्या है, वाताग्र। शीतोष्ण चक्रवात के निर्माण की प्रथम अवस्था क्या है, वाताग्र है। अब हमको इस टॉपिक को समझना, अगर वाताग्र और शीतोष्ण चक्रवात, तो पहले हमें यह समझने की जरूरत है जो वाताग्र होता क्या है, फ्रंट किसको कहते हैं, और देन फिर फ्रंट ही जब साइक्लिक सर्कुलेशन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, वह शीतोष्ण चक्रवात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो एक बार फिर से हम लोग बैक होते हैं, जो कन्वेंशनल टॉपिक था, जो बेसिक्स फंडामेंटल चीजें थी उसको देखते हैं। बहुत लोग जान भी रहे होंगे, बहुत लोगों को शायद भूल भी गए होंगे। कितने लोग जान रहे हैं, कितने लोग भूले हैं? ये कौन सा एरिया है, इक्वेटर लो प्रेशर जोन, ठीक है। लो प्रेशर जोन एरिया जहां जहां होगा, लो प्रेशर जोन एरिया, वह एयर के कन्वर्जेंस का एरिया होगा कि डाइवर्जेंस का एरिया होगा, अभिसरण का एरिया होगा कि अपसरण का होगा। ऑब्वियस सी बात है, लो प्रेशर एरिया क्या होगा, अभिसरण का एरिया होगा ना, सब लोग एग्री कर रहे हैं। और हाई प्रेशर एरिया जो जहां भी होगा, जिस प्लेस पे भी हाई प्रेशर क्रिएट होगा, वह एरिया ऑफ कन्वर्जिंग एयर होगा कि डाइवर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग अपसरण का एरिया होगा। मींस हवाएं यहां से क्या होगी, बाहर की ओर जाएंगी, और कन्वर्जिंग जोन ऑफ एयर क्या होगा, हवाएं यहां पर अंदर से बाहर से अंदर आएंगी। यह डिफरेंस है लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है, ये इक्वेटर लो प्रेशर एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है, यह एरिया भी क्या होगा, लो प्रेशर एरिया होगा, कन्वर्जिंग जोन ऑफ एयर होगा, जहां पे दो हवाएं क्या होंगी, आपस में आके मिलेंगी। और यहां पे कौन सी दो हवाएं आपस में आके मिल रही हैं, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन में कौन सा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, नहीं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कहां आकर मिलती है, इक्वेटर लो प्रेशर एरिया में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर लो प्रेशर जोन क्षेत्र भी कहते हैं, कन्वर्जिंग जोन भी कहते हैं, ITCZ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, ये एक एरिया है लो प्रेशर का। सेकंड जो हमारा प्रेशर बेल्ट है, यह क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, विच इज द एरिया ऑफ कन्वर्जिंग एरिया ऑफ एयर, नहीं, हाँ, डाइवर्जिंग एरिया ऑफ एयर। चलो सही पकड़ लिया तुम लोग। अभी सरण का क्षेत्र नहीं है, बल्कि क्या है, यहां से अपसरण का क्षेत्र है। यही वह एरिया है इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों ही गोलार्धों में, जहां से क्या हो रहा है, वायु एक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर जा रही है और दूसरा इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट की ओर। इस सब ट्रॉपिकल उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र से दो डायरेक्शन में हवा निकलती। जैसे सपोज दैट यह कोई हाई प्रेशर रीजन है, तो हाई प्रेशर रीजन, इसका अर्थ यह नहीं है सारा एयर जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या जिधर भी लो प्रेशर होगा उधर की ओर मूव करेगा? नहीं करेगा। यह एक पूरा बेल्ट है जो कि हाई प्रेशर का है, ठीक है ना। तो सेम टाइम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से दो डायरेक्शन में एयर मूव करता है इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक है। एक जो निम्न अक्षांश की ओर मूव करता है, मींस विषुवत रेखा की ओर आता है, इक्वेटोरियल टुवर्ड्स मूव करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नहीं कहते हैं। और दूसरा जो हायर लैटिट्यूड्स की ओर मूव करता है, सब पोलर लो प्रेशर जोन में मूव करता है, उसको क्या कहते हैं, वेस्टर्लाइज, लिखा हुआ है ना, उसको कहते हैं पछुआ पवन, वेस्टर्ली विंड। क्या कहते हैं,
पछुआ पवन, इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों ही गोलार्ध में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो लो प्रेशर बेल्ट किस तरह का बेल्ट होगा? वहां पर वायु की क्या कंडीशन होगी? अभिसरण होगी कि अपसरण होगी? कन्वर्जेंस होगी कि डाइवर्जेंस होगी? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस होगी ना? कंफ्यूज्ड? हाँ, अपसरण होगा, और लो प्रेशर है तो क्या होगा? अरे कन्वर्जेंस, अभिसरण, अपसरण तो सबसे पहले आप ही वहां पे उठाए थे, कभी हमको याद आ रहा है। इंग्लिश वाला सर सही लग रहा है। और हाँ ऋतु, समझ में आ रहा है? नींद खुला? अभिसरण और अपसरण, है ना? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और हाई प्रेशर बेल्ट है, वह कौन सा है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। कल हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड वाइड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में एयर मास का 2 ओरिजिन प्लेस था, यही था ना? एक पोलर हाई प्रेशर एरिया था और दूसरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, एयर मास वायु राशि क्लासिफाइड एज ध्रुवीय वायु राशि और उष्णकटिबंधीय वायु राशि, हम लोग देखे थे कल। और ध्रुवीय वायु राशि अगेन क्लासिफाइड था किसमें? महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि और महाद्वीपीय महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि, और फिर उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय और उष्णकटिबंधीय महासागरीय। क्यों? क्योंकि वो सारे अपसरण के क्षेत्र थे, नहीं थे, डाइवर्जेंस का एरिया था। अब कन्वर्जेंस का एरिया 2 है पृथ्वी पे। इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर देयर आर 2 कन्वर्जेंस जोन। हाँ, इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर। पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, सब पोलर, अगेन फिर सब पोलर लो प्रेशर। टोटल अगर कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 3 है ना? अब इंपॉर्टेंट है, देखिए इस एरिया में जो कन्वर्जेंस हो रहा था ना, इससे दोनों ही विंड्स आ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेंड विंड्स। और यह दोनों ही विंड्स क्या थे? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के विंड होंगे। सेम देख रहे थे, आ रहा है कि नहीं पिक्चर? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के विंड होंगे, सेम विशेषता की वायु होगी यह। चलिए, लेकिन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र जो होगा, और उपध्रुवीय निम्न वायु क्षेत्र में जो एयर का कन्वर्जेंस होगा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में जो एयर का कन्वर्जेंस होगा, वह कौन से 2 वायु का होगा? एग्जैक्टली, पोलर विंड और दूसरा वेस्टर्ली विंड, पछुआ वायु का नहीं होगा। एक ध्रुवीय वायु होगी, दूसरी कौन सी होगी? पछुआ वायु होगी। ध्रुवीय वायु कैसी वायु है? ठंडी वायु है। पछुआ वायु कैसी है? क्यों ध्रुवीय वायु ठंडी और क्यों पछुआ वायु गर्म है? कोई? एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि वह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, अर्थात ठंडा क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर आती है, इसलिए वह वायु कैसी होगी? ठंडी होगी। और पछुआ वायु गर्म वायु है, क्यों है? क्योंकि यह कहां से आती है? लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर आती है, अर्थात गर्म प्रदेश से कहां जा रही है? यह ठंडे प्रदेश। तो 2 विपरीत स्वभाव की वायु राशियां यहां मिल रही है, दोनों ही गोलार्ध में नहीं मिल रही है। यहां पे भी 2 वायु राशि मिल रही है ना? लेकिन यहां पे दोनों वायु राशि की क्या विशेषता है? समान है? नहीं है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। लेकिन सेम टाइम यह जो कन्वर्जेंस एरिया है, यहां पे 2 अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स के एयर मास मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज वेस्टर्ली विंड एंड अनदर वन इज पोलर विंड। वेस्टर्ली विंड क्या है? गर्म वायु है, और ध्रुवीय वायु कैसी है? ठंडी वायु। ऑब्वियस सी बात है, फ्रंट वह प्लेस ही है, वाताग्र वह स्थान है जहां 2 अपोजिट डायरेक्शन के, जो 2 विपरीत स्वभाव की वायु राशियां क्या हो? आपस में आके मिले। तो वैसे प्लेस को क्या कहेंगे हम लोग? वाताग्र कहेंगे। तो फ्रंट के फॉर्मेशन का प्लेस कौन सा प्लेस होगा? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, नहीं, बिटवीन 60 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड, दोनों ही गोलार्ध में। यह सबको क्लियर हुआ? वाताग्र। अब समझिएगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सबसे पहले थोड़ा फिर हम बेसिक्स में कुछ जा रहे हैं। फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, फ्रॉम 0 डिग्री लैटिट्यूड्स टू 90 डिग्री लैटिट्यूड्स, फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों ही गोलार्ध में, वैल्यू ऑफ कोरियलिस फोर्स, इफिशिएंसी ऑफ कोरियलिस फोर्स या कोरियलिस बल का मान बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है? बढ़ता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है। हम लोग पढ़े हैं वैल्यू कोरियलिस फोर्स का मान क्या होता है? कोरियलिस फोर्स का वैल्यू क्या होता है? मान इंक्रीज करता है। मैक्सिमम कोरियलिस फोर्स कहां कंसंट्रेट होता है? पोल्स पे होता है ना। अब समझिएगा, ये वेस्टर्ली विंड, ये वेस्टर्ली विंड, ये वेस्टर्ली विंड, ये वेस्टर्ली विंड, जाओ पानी पी के तो जल्दी से भाग के जाओ। तो इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, जाओ भागो जल्दी पानी पी के आओ। ऐसे से झुक रहा है, क्या है ये? अरे कभी कभी होता है, पानी पी लो। लकी क्या नहीं आ रहा है ये, कोई बात नहीं, हवा साउंड आ रहा है ना। अब बीच में कितना एडिट करना पड़ जाएगा हमको डालने के लिए। रोशन, और किसी को पानी वानी पीना है? टाइम ही ऐसा है, नहीं अल्टर टाइम है ये। चलो, कोरियलिस फोर्स का मान क्या होता है? बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, कोरियलिस फोर्स का मान जब बढ़ता है तो यह सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर एयर मूव करेगी। तो क्या होगा, इसके ऊपर जैसे जैसे यह सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर जाएगी तो इसका क्या होगा? मूवमेंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, घूमेगा अधिक। एग्जैक्टली क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कोरियलिस फोर्स का मान बढ़ता है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होता है? वेस्टर्ली विंड, पछुआ वायु। समझे? और यह क्या होता है? ध्रुवीय वायु, पोलर विंड्स। और दोनों जब मिलता है तो वह क्या बनाता है? वाताग्र। अब समझे ना, वाताग्र क्या है? फ्रंट, ये ट्रांजिशनल जोन, ठीक है, या यू कैन से लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या है यह? लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जो दो अपोजिट स्वभाव के, अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स के वायु राशि को क्या करता है? अलग करता है, सेपरेट करता है। यह क्षेत्र ऐसा होगा, यह फ्रंट बनेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रंट, टॉपिक अभी हम नहीं स्टार्ट किए हैं, अभी सिर्फ हम टॉपिक का एक रिव्यू दे रहे हैं। फ्रंट क्या है? एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, एक असंबद्धता का क्षेत्र है। और यह लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या करता है? दो अपोजिट डायरेक्शन, पोलर विंड्स जो कि ठंडी वायु है, और वेस्टर्ली विंड जो कि क्या है? पछुआ वायु है, गर्म वायु है ना। दोनों को क्या करता है? यह अलग करता है। अब यह बताइए जरा, ठंडी वायु और गर्म वायु आपस में मिलेगी? मिलेगी ना? मिलेगी? हाँ बोलिए। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे नहीं बनेगा संक्रमण वाताग्र? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे नहीं बनेगा। हाई प्रेशर पे वाताग्र बनने के लिए क्या चाहिए? कन्वर्जेंस ऑफ एयर चाहिए। यहां पे बनेगा क्या? क्योंकि यहां वायु का क्या हो रहा है? अपसरण हो रहा है। यहां पे एयर मास नहीं, कल टॉपिक, कल आज और 2 दिन आगे का टॉपिक, ठीक है, एकदम इंटरलिंक्ड है। क्योंकि एयर मास का एक्सप्लेनेशन ही हुआ है शीतोष्ण चक्रवात, ये शीतोष्ण क्षेत्र के क्लाइमेट के स्टडी के कम इसमें वाताग्र और शीतोष्ण चक्रवात एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फ्रंटोजेनेसिस वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया है, फ्रंटोलाइसिस वाताग्र के क्षय की प्रक्रिया है। वाताग्र बनेगा और वाताग्र हाँ डिसअपियर भी होगा। यह पूरा प्रोसेस जब साइक्लिक सर्कुलेशन में जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वही शीतोष्ण चक्रवात होगा। क्या होगा? वह शीतोष्ण चक्रवात। और जब ऐसे हम एक्सप्लेन करेंगे विदाउट एनी साइक्लिक सर्कुलेशन तो वह क्या हो जाएगा? वाताग्र हो जाएगा। यही फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वाताग्र और शीतोष्ण चक्रवात, जो मेन डिफरेंसेस है वाताग्र और शीतोष्ण चक्रवात में, क्या है? यही है। इसलिए बच्चा कंफ्यूज करता है। वाताग्र के कंटेंट शीतो, ऑब्वियस सी बात है, वाताग्र के पॉइंट शीतोष्ण चक्रवात के भी होंगे और शीतोष्ण चक्रवात के पॉइंट वाताग्र के भी होंगे। तो आइए देखते हैं,
लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फिगर को देख पा रहे हैं? यहां से देखिए ना, अभी आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है इक्वेटोरियल डोल्ड्रम एरिया, एक्सट्रीमली काम एरिया, शांत कटिबंध। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है। कैसा होता है? वर्टिकल होता है, इसलिए एयर को हम फील नहीं करते हैं। हम वायु को जो फील करते, कहते हैं पछुआ हवा बह रही है, पूर्वा हवा बह रही है, बोलता है ना, इतना मारबो कि पूर्वा हवा में भी क्या होगा, याद आएंगे हम। नहीं, इतना मारेंगे कि पूर्वा हवा जब बहेगी तो याद आएंगे। यह क्या है? पूरब के डायरेक्शन से चलने वाली हवा है और वेस्टर्न डायरेक्शन से चलने वाली हवा है। तो यह हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए चूंकि इस एरिया में एयर, इस एरिया में पहुंचने से पहले क्या हो रहा है, इसलिए क्या है, यह डोल्ड्रम और एक्सट्रीमली काम एयर का एरिया। और यहां पे डेली वर्षा होती है। आफ्टरनून के बाद कौन सा वर्षा होता है? संवहनीय वर्षा होता है। क्या बात है ना। फिर दूसरा क्या था, देखो विंड डाइवर्जेंस जोन है, लिखा हुआ है यहां पे, वायु के अपसरण का क्षेत्र। विंड डाइवर्जेंस मींस क्या होता है? अपसरण होता है। गौतम समझ में आ रहा है ना? तुम भी क्लास मिस किए हो। हॉर्स लैटिट्यूड जोन है, हॉर्स लैटिट्यूड्स है ना। हॉर्स लैटिट्यूड्स जोन कैसे है, क्यों है? यहाँ पे कुछ घोड़े को ले जाता था, तो जिस कारण से वहाँ पे नाव स्थिर के कारण वहाँ पे रुक जाते थे। इस कारण से वहाँ पे घोड़े को नदी में डाल दिया जाता था, फिर नाव चलती थी। हाँ सही बोल रहे हो। थोड़ा अच्छे से समझाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं अगर कोई जो नहीं पढ़ रखा, क्या वो समझ पाएगा बिना के स्टेटमेंट को? हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा। जब प्राचीन काल में जहाज पे या शिप पे या नाव पे घोड़े का ट्रेडिंग होता था, घोड़े का व्यापार होता था, और जैसे ही इस अक्षांश पे जाता था, ड्यू टू हाई प्रेशर क्या होता था, घोड़ा डूबने लगता था, क्योंकि उच्च वायुदाब होता था। ठीक वैसे ही जैसे कि यहां पे होता है, ड्यू टू काम मूवमेंट, काम कंडीशन, हाँ शांत कटिबंध, नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। यहां पे आके नाव क्या होता था, जो शिप होते थे, जो उस समय चलने वाले नाव होते थे, वो सब क्या होते, डायरेक्शन लेस हो जाते थे, दिशाहीन, क्योंकि डायरेक्शन भी किससे तय होता है, एयर से तय होता था। तो जो कंडीशन यहां पे डेवलप होता था, ठीक वैसा ही कंडीशन प्रेशर से संबंधित, उच्च वायुदाब से संबंधित कहां होता था, यहां पे। तो क्या होता था, कुछ घोड़े को समुद्र में ड्रॉप कर दिया जाता था, गिरा दिया जाता था, तो नाव की वेट, वजन क्या होती थी, कम हो जाती थी, जिस कारण से नाव जो है वह वायुदाब को टॉलरेट कर सकता था और डूबने से, मींस ओशियन गॉडेस क्या है, एंट्री पास, गेट पास मांग रहा है, बलि मांग रही है, जो हम आगे जाने देंगे कब, जब हम कुछ खाने पीने दोगे। और समुद्र देवता जो है वो घोड़ा खाती है, ठीक है, तो घोड़ा 3-4 खा ली और एंट्री पास मिल गया, नाव डूबने से बच गया। लगा अरे समुद्र गॉडेस जो है मेरे ऊपर पूरा मेहरबान है, 2-4 नाव और घोड़ा लेके चलेंगे और 2-4 गिरा देंगे तो क्या होंगे, ज्यादा मेहरबान हो जाएंगे, है ना। सही बोल रही हो। चलो, तो ये हो गया क्या हमारा, ये समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या है, इंड्यूस ड्यू टू दीज टू कन्वेंशनल करेंट्स जोन ऑफ विंड कन्वर्जेंस। ऑब्वियस सी बात है, या क्या हो रहा है, या पोलर विंड और वेस्टर्ली विंड के कारण यह एरिया फॉर्म हो रहा है। तो फ्रंट समझे, वाताग्र क्या है, वाताग्र एक संक्रमण क्षेत्र। तो वाताग्र कहां कहां पृथ्वी पे बनेगा, सब पोलर लो प्रेशर जोन पे बनेगा, और कहीं बनेगा क्या, नहीं बनेगा, एग्जैक्टली, और कहीं नहीं बनेगा। और वाताग्र का निर्माण होगा तो वही जब साइक्लिक सर्कुलेशन लेगा तो क्या होगा, शीतोष्ण चक्रवात होगा। अब फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाताग्र ही शीतोष्ण चक्रवात का रूप लेगा। और हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो ड्यू टू इंक्लाइनेशन ऑफ सन इन नॉर्दर्न पोजीशन एंड इन सदर्न पोजीशन, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में इंक्लाइंड होता है, वर्टिकल होता है, तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ शिफ्ट करता है, और जब यह दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो सब उत्तरी गोलार्ध का सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या होगा, शिफ्ट करेगा, 40 डिग्री अक्षांश तक आ जाता है।
और जब यह उत्तरी गोलार्ध में होगा तो नीचे का कहां चला जाएगा, 40 डिग्री अक्षांश तक चला जाएगा। नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, कोई डाउट नहीं किसी को। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 40 डिग्री अक्षांश तक जाता है तो ऑब्वियस सी बात है विंटर में, शीत ऋतु में, हमारे यहां उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो यह फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, वाताग्र का निर्माण होगा, वह कहां होगा, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास होगा। तो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति कहां होगी, 40 डिग्री। और शीतोष्ण चक्रवात जो है पश्चिम से पूरब घूमते फिरते भारत तक भी आ जाएगा, और भारत तक आके क्या करेगा, वह वर्षा लाएगा। नहीं, वो इसी को कहते हैं पछुआ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, पछुआ प्रवाह, पछुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना। यह एक मोटा मोटी रिव्यू हो गया, कौन सा, फ्रंट का। फ्रंट में एग्जैक्टली यही होता है, समझे। आइए अब देखते हैं टॉपिक को हम लोग। वाताग्र में जैसा एज यूजुअल जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। नहीं, क्वेश्चन पूछ रखा है मेंस में, यहां से क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। फिर ठंडी वायु और गर्म वायु आपस में मिलेगी, 66 में पूछा है। अच्छा पूछा है, यह नहीं किस में पूछा है, लेकिन पूछा है। तुम लिखे थे, कितना मार्क्स आया था ज्योग्राफी में? अच्छा अभी मार्क्स नहीं आया है। ओके। उसके बाद क्या होता है, जब ठंडी वायु और गर्म वायु आपस में मिलेगी, ठंडी वायु ठंडी है और गर्म वायु कैसी है, गर्म है, तो क्या अचानक से हौच-पौच हो जाएगा, मिल जाएगा? नहीं, सिस्टमैटिकली मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी एग्जैक्टली। पहले इसका फ्रंट पार्ट जो आपस में मिलेगा, और जब मिलेगा ठंडा और गर्म, तो या तो ठंडा गर्म हो जाएगा या गर्म। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठंडी वायु अधिक इफेक्टिव होगी कि गर्म वायु अधिक इफेक्टिव होगी? ठंडी वायु अधिक इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि वह भारी होगी, वेरी गुड। और गर्म वायु क्या है, हल्की है। ठंडी वायु इफेक्टिव है, भारी है, तो वह नीचे रहेगी। गर्म वायु क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो क्या होगी, कंडेंस होगी। कंडेंस होगी तो क्या होगी, वर्षा लाएगी। वर्षा गिरेगी, वर्षा का बूंद गिर रहा होगा, और नीचे कौन सी वायु चल रही होगी, ठंडी वायु चल रहेगी। टेम्परेचर और घट जाएगा, और शीतलहर में ऐसा ही होता है, हल्की हल्की वर्षा हो रही होती, नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे जैसे ठंडी ठंडी हवा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे गर्म वायु क्या होगी, और ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी, और वर्षा लाएगी, और ठंडी हवा चलेगी। फिर और गर्म वायु ऊपर उठेगी, और ठंडी हवा चलेगी, और इस तरह से क्या होगा, शीतलहर होगा। नहीं, और एक समय ऐसा आएगा जब गर्म वायु जो ऊपर चढ़ी है उसकी आर्द्रता खत्म, आर्द्रता खत्म तो वह गायब, और वह गायब तो नीचे कौन सी वायु, केवल ठंडी वायु। हाई प्रेशर की लो प्रेशर, हाई प्रेशर साइक्लोनिक की एंटी साइक्लोनिक, एंटी साइक्लोनिक तो क्लाउडफुल स्काई की क्लाउडलेस स्काई, क्लाउडलेस स्काई तो सनलाइट की इफिशियंसी अधिक की कम, सनलाइट की इफिशियंसी अधिक, तो वही आता है शीतलहर के बाद। हल्का हल्का गुनगुना धूप निकला है, कितना अच्छा लग रहा है 6 दिन की ठंडी के बाद। नहीं, और छत पे पूरा भीड़ हो जाता है, चलो 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 छत पे चलते हैं ना। ये पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है। और इसी को जब हम लोग साइक्लिक सर्कुलेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं तो वह क्या हो जाता है, शीतोष्ण चक्रवात। और जब सीधे सीधे हम इसको अलग अलग स्टेज में जो वह मिक्सअप हुआ है और उसके कारण जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट हुआ है उस फॉर्म में पढ़ते हैं, तो वह क्या होता है, वाताग्र। यही डिफरेंस है टेम्परेट साइक्लोन और फ्रंट में, और डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। फ्रंट का ही साइक्लिक सर्कुलेशन है क्या, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। इसलिए मैंने बोला दोनों टॉपिक। अब बताओ, वाताग्र अगर नहीं पढ़ोगे शीतोष्ण चक्रवात समझ पाते? आज जो नई स्टूडेंट्स आई है उसको क्या करेंगे हम, सर पीट लेंगे, समझ पाएगा शीतोष्ण चक्रवात? तो हमारी गलती है? एकदम नहीं है। तो क्लास को एकदम रेगुलर करो, क्लास को रेगुलर करो। ज्योग्राफी से अधिक इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई सब्जेक्ट नहीं। मार्स ओरिएंटेड है, मार्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। चलिए, तो ठंडी वायु और गर्म वायु जो आपस में मिलती है, और आपस में केवल मिलती ही नहीं है, रिलेटेड क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का भी फॉर्मेशन करती है ना, प्रभाव छोड़ती है, जलवायविक विशेषता का निर्माण होता है। तो इस मीटिंग को और उससे निर्मित होने वाले जलवायु को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टेजेज में बांट के देखते हैं। किसमें, अलग अलग अवस्था में।
किसकी अवस्था? वाताग्र की अवस्था। वाताग्र की अवस्था कहने का सेंस क्या? नहीं, क्या? ठंडी वायु और गर्म वायु के मिलने की अवस्था। ठंडी वायु और गर्म वायु, पहले आगे का भाग मिलेगा, फ्रंट साइड इसका, नहीं अग्रभाग, फिर गर्म वायु हल्की होगी, ठंडी वायु भारी होगी, ऊपर जाएगी, वर्षा लाएगी, फिर वर्षा लाएगी तो फिर ठंडी वायु और प्रभावी होगी, फिर गर्म वायु ऊपर जाएगी और वर्षा लाएगी, और फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जब वर्षा खत्म हो जाएगी क्योंकि आर्द्रता खत्म, वर्षा खत्म, गर्म वायु क्या हो गई? डिसेपियर, और सतह पर केवल क्या? ठंडी वायु, केवल ठंडी वायु। तो कैसा? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, आसमान साफ, आसमान में बादल नहीं, बादल नहीं तो सूर्यताप का प्रभाव अधिक, सूर्यताप का प्रभाव अधिक तो मौसम साफ, क्लाइमेट क्लियर क्लाइमेट। इसको अलग अलग स्टेज में, और यही स्टेज जब साइक्लिक ले लेता है तो वह क्या होता है? शीतोष्ण चक्रवात। और साइक्लिक फॉर्मेशन में जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होता है? शीतोष्ण चक्रवात। इस अवस्था को आप देखोगे, आप पहला स्टेज है स्टेज ऑफ स्टेशनरी फ्रंट। क्या कहते हैं उसको? स्टेज ऑफ स्टेशनरी फ्रंट, स्थैतिक वाताग्र की अवस्था। क्या है यह? स्थैतिक वाताग्र की अवस्था। स्टेज ऑफ स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है। स्थैतिक वाताग्र की अवस्था क्या होगी? यह वह अवस्था होगी जहां शीत वायु और उष्ण वायु आपस में जब मिलेगी फर्स्ट टाइम। क्या, हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा होगा, दूसरा स्टेज, स्टेज ऑफ कोल्ड फ्रंट। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक इफेक्टिव कौन सी? ठंडी वायु होगी। तो पहला, दूसरा स्टेज क्या होगा? शीत वाताग्र की अवस्था। क्या होगा? और थर्ड वन स्टेज क्या होगा? उष्ण वाताग्र की अवस्था। और फोर्थ स्टेज क्या होगा? संरोधित वाताग्र की अवस्था, ऑक्यूलेटेड फ्रंट, स्टेज ऑफ ऑक्यूलेटेड फ्रंट। ऑक्यूलेटेड फ्रंट, स्टेज ऑफ ऑक्यूलेटेड फ्रंट। वाताग्र के संरोध, मतलब वाताग्र अब लॉस करेगा। संरोधित वाताग्र की अवस्था। 4 स्टेज हैं, और इस 4 स्टेज के क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या होंगे, क्या क्या इसके क्लाइमेटिक फीचर्स होंगे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक है, समझे? टॉपिक आज का है क्या? पूरा तो एक्सप्लेन ही हो गया। चौथा, स्टेज ऑफ ऑक्यूलेटेड, संरोधित वाताग्र की अवस्था। संरोधित वाताग्र की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑक्यूलेटेड फ्रंट, संरोधित वाताग्र के संरोध की अवस्था। अब देखिए, मिटाएं इसको। वाताग्र, वाताग्र का इंट्रोड्यूस जब हम करेंगे, ऑब्वियसली बात है, वाताग्र एक संक्रमण क्षेत्र है जहां दो विपरीत स्वभाव की वायु राशि क्या होती है? आपस में आके मिलती है। वाताग्र को लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स के वायु राशि को क्या करता है? अलग अलग सेपरेट करता है। ये सारी बातें होती हैं। तो जब यह एक्सप्लेनेशन या इंट्रोडक्शन में हम देते हैं तो ऑब्वियसली बात है, यही स्टेज होगा, स्टेज ऑफ स्टेशनरी फ्रंट, स्थैतिक वाताग्र की अवस्था। हम एक फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। हैंडमेड फिगर है, रेडीमेड फिगर नहीं लेना है। यह मान लिया 90 डिग्री है, ये इतना है या 90 डिग्री। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कितना है? 60 डिग्री। यह कितना है? 30 डिग्री, है ना। यहां से एक वायु चली, इसका नाम क्या होगा? ध्रुवीय वायु। ठंडी वायु होगी कि गर्म वायु होगी? ठंडी वायु होगी।
इसको उत्तर पूर्वी ध्रुवीय वायु कहेंगे। ये 30 डिग्री का एरिया कौन सा होगा? उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र होगा, हाई प्रेशर का एरिया होगा। यहां से एक वायु चलेगी, इसका नाम क्या होगा? पछुआ वायु होगा, वेस्टर्ली विंड होगा ना। और ये दोनों वायु कहां अभिसरित हो रही है? उप ध्रुवीय निम्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यही हम लोग अभी पढ़े थे। अब देखिए क्या होगा मामला। ये जो एरिया है, ये एरिया किसका होगा? कोल्ड एयर का एरिया होगा। और ये जो एरिया होगा किसका होगा? वार्म एयर का एरिया होगा। और यह दोनों ही वायु क्या है? यहां पे आके मिली है। और यह जो पर्टिकुलर एक प्लेस है, ये प्लेस कौन सा? जहां पे ठंडी और गर्म वायु आपस में आके क्या हो रही है? मिल रही है। ये जो प्लेस है, यही प्लेस क्या है? वाताग्र का प्लेस है। नहीं, ठंडी वायु आती है, ठंडी वायु धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रही है? गर्म वायु में उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जब चलेंगे और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलेंगे तो गर्म वायु धीरे धीरे क्या होगा? ठंडी वायु। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे वायु ना तो ठंडी होगी ना ही गर्म, दोनों से में से किसी की विशेषता नहीं रखेगी। वह वायु या तो ठंडी होगी या गर्म होगी। ऐसा तो नहीं ठंडी नहीं होगी और गर्म भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बट इस एरिया के वायु से विशेषता नहीं रखेगी और ना ही उसकी एक अपनी विशेषता होगी। अपनी विशेषता किस सेंस में? टेम्परेचर के सेंस में। तो वही क्षेत्र क्या कहलाएगा? वाताग्र, संक्रमण क्षेत्र। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और वही एरिया क्या कहलाएगा? फ्रंट। और यही फ्रंट जब साइक्लिक सर्कुलेशन ले लेगा तो क्या कहलाएगा? शीतोष्ण चक्रवात। यही हमारा टॉपिक है। इसी को थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। लिखा दे, पहले लिख लीजिए तब फिगर बनाइएगा। वाताग्र लिखिएगा। वाताग्र एक संक्रमण क्षेत्र है। वाताग्र एक संक्रमण क्षेत्र है जहां दो विपरीत स्वभाव की वायु राशि, जहां दो विपरीत स्वभाव की वायु राशि आपस में आकर मिलती है। आपस में आकर मिलती है, ठीक है। अर्थात वाताग्र दो परस्पर भौतिक गुणों में विरोधाभासी, दो परस्पर भौतिक गुणों में विरोधाभासी, आपस में अगर मिलती है। हाँ, अर्थात वाताग्र दो परस्पर गुणों में विरोधाभासी वायु राशियों के अंतर संबंध से उत्पन्न होता है। वायु राशियों के अंतर संबंध से उत्पन्न होता है। अंतर संबंध से उत्पन्न होता है। which form due to inter relation between two air mass, ठीक है। अंतर संबंध से क्या होता है? उत्पन्न होता है। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इस प्रकार वाताग्र एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है जहां ना केवल ठंडी एवं गर्म वायु राशियां आपस में आकर मिलती हैं, जहां ना केवल ठंडी एवं गर्म वायु राशियां आपस में आकर मिलती हैं, बल्कि एक विशिष्ट मौसमी दशा का भी निर्माण करती है। मिलती है बल्कि एक विशिष्ट मौसमी दशा का भी निर्माण करती है।
समझे ना? तो वाताग्र का निर्माण कहां होगा, क्यों होगा, शाम को राशि आपस में मिलती है। क्यों मिलती है, क्यों मिलती है? अरे निम्न वायुदाब का क्षेत्र है ना, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां पे डाइवर्जेंस होगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र है। जहां पे लो प्रेशर होगा वही ना एयर का कन्वर्जेंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लो प्रेशर और हाई प्रेशर के इस मैकेनिज्म को याद रखना। लो प्रेशर एरिया क्या होता है? एयर के अभिसरण का क्षेत्र होता है, कन्वर्जेंस का क्षेत्र होता है। दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां क्या होती है, आपस में आकर मिलती है। और हाई प्रेशर का एरिया क्या होता है? एयर के डाइवर्जेंस का, अपसरण का क्षेत्र होता है। यही डिफरेंस है लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन में। ठीक है, अब देखिए इस फिगर को बनाओ, चलिए लिख लिए, बना लिए फिगर। यह कौन सी वायु है? कोल्ड एयर है। यह भी लिख लीजिएगा, यह कौन सा है? वार्म एयर। हाँ। डिफरेंट स्टेजेस, पहला लिखिएगा स्टेज ऑफ स्टेशनरी फ्रंट, स्थैतिक वाताग्र की अवस्था। स्थैतिक वाताग्र की अवस्था यह प्रथम अवस्था है कि पहले फिगर बना के समझा दें, लिखा दें, समझा दें। ठीक, अब लिखाना शुरू कर, लिखा ही देते हैं। यह प्रथम अवस्था है, चलो यह प्रथम अवस्था है, वही फॉर्मेशन स्टेज ऑफ फ्रंट, कुछ है नहीं फिगर में, जिसे वाताग्र जनन की अवस्था भी कहते हैं। इसे लिखिए ना, इसे वाताग्र जनन की अवस्था, यह प्रथम अवस्था है। स्टेज ऑफ स्टेशनरी फ्रंट क्या? प्रथम अवस्था है। इसे वाताग्र जनन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में ठंडी एवं गर्म वायु, ठंडी एवं गर्म वायु विपरीत दिशा से प्रवाहित होते हुए, ठंडी एवं गर्म वायु विपरीत दिशा से प्रवाहित होते हुए उपध्रुवीय निम्न भार क्षेत्र में, ठंडी एवं गर्म वायु, ठंडी एवं गर्म वायु विपरीत दिशाओं से प्रवाहित होते हुए उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में, निम्न वायुदाब के क्षेत्र में अभिसरित होती है। निम्न वायुदाब के क्षेत्र में अभिसरित होती है। तो दोनों वायु राशि का अग्रभाग मिलकर क्षेत्र में अभिसरित होती है। तो दोनों वायु राशि का अग्रभाग मिलकर एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण करता है। अग्रभाग मिलकर एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण करता है। इसी संक्रमण क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। चूंकि इस संक्रमण क्षेत्र में, इस संक्रमण क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं, चूंकि इस संक्रमण क्षेत्र में अस्थायित्व होती है, चूंकि इस संक्रमण क्षेत्र में अस्थायित्व होती है, इसलिए इसे स्थिर वाताग्र कहा जाता है। होती है इसलिए इसे स्थिर वाताग्र कहा जाता है। इसलिए इसे स्थिर वाताग्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह एक्स वाई हो गया और यह एम एन है। ठंडी वायु आई ना, इस लो प्रेशर के सहारे यह डाइवर्ट हो गई,
इधर से कौन सी वायु आएगी? गर्म वायु। गर्म वायु आएगी। थोड़ा कलर चेंज कर दें गर्म वायु का। गर्म वायु आई, गर्म वायु आई, है ना? गर्म वायु, और दोनों का कन्वर्जेंस हुआ इस लो प्रेशर एरिया में, है ना? और अग्रभाग मिलके क्या बनाया? क्या बनाया? संक्रमण क्षेत्र। और यही संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाया? स्थैतिक वाताग्र का क्षेत्र। ठीक है, यहां पे कोल्ड एयर है, यह कोल्ड एयर, और यह कौन सा एयर है? वार्म एयर। यह कोल्ड एयर ठंडी वायु, और यह कौन सी वायु है? वार्म एयर गर्म वायु, है ना? Mn XY बना लीजिए इस फिगर को। स्टेज ऑफ स्टेशनरी फ्रंट, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा स्थैतिक वाताग्र के पूर्ण विकास के साथ ही, स्थैतिक वाताग्र के पूर्ण विकास के साथ ही, पूर्ण विकास के साथ ही वाताग्र निर्माण की दूसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। वाताग्र निर्माण की दूसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। जिसे क्रमशः शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र कहते हैं। जिसे क्रमशः शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र कहते हैं। शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र कहते हैं। शीत वाताग्र वह क्षेत्र है, लिखिएगा, शीत वाताग्र वह क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र होता है जहां ठंडी वायु अधिक प्रभावी होती है। जहां ठंडी वायु अधिक प्रभावी होती है। वायु अधिक प्रभावी होती है, जबकि उष्ण वाताग्र वह क्षेत्र है जहां पर उष्ण वाताग्र का प्रभाव अधिक होता है। जहां पर उष्ण वाताग्र का प्रभाव अधिक होता है। अब देखिए, ये जो स्टेज था, यह 90 डिग्री, और यह क्या है? 30 डिग्री, यह 60 डिग्री है। इधर से यह वेस्टर्ली विंड है। यह स्थैतिक वाताग्र की दशा होगी। ठंडी वायु, यह वायु ठंडी है। यह कैसा एयर है? कोल्ड एयर है। यह क्या है? वार्म एयर है। वार्म एयर है ना? कौन अधिक इफेक्टिव होगा? ठंडी वायु का क्षेत्र जो होगा वह हाई प्रेशर का क्षेत्र होगा, और वार्म वायु का क्षेत्र क्या होगा? तो ये जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी का ये पार्ट है जिसके ऊपर ठंडी वायु का प्रभाव है, ये इधर आने का कोशिश करेगा ना? तो इस साइक्लिक सर्कुलेशन में यही होता है। पहले थोड़ा यह इधर आता है, फिर थोड़ा यह इधर आता है, फिर थोड़ा यह इधर आता है। इसलिए ठंडी में होने वाली वर्षा देखोगे, पहले हल्की वर्षा होगी, फिर और हल्की वर्षा होगी, फिर थोड़ी अधिक वर्षा होगी, फिर बहुत ज्यादा वर्षा होगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, और जिस दिन सबसे अधिक वर्षा होगी उस दिन के बाद मौसम क्या होता है? साफ हो जाता है। ऐसा ही होता है। इसलिए ठीक है। तो दूसरी अवस्था जो होगी, जो शीत कोरियलिस बल के कारण, हाँ एग्जैक्टली, और वहां पे वह एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पे स्ट्रेट एक्सप्लेनेशन है, जो दोनों वायु के मिलने के कारण किस तरह के जलवायु दशा का निर्माण होगा, वहां पे क्या होगा? मुड़ने के कारण किस तरह के जलवायु दशा का निर्माण होगा, वह एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा हमारा। ठीक है। अब देखो, शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र का क्या प्रभाव होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लीजिए। यहां पे यह एक स्टेज था, इसको डिलीट कर देना, डिलीट कर देना। क्या बनाओगे? हाँ बनाओ, वही पहले भी बनाए हो, लेकिन बना लो, फिर से बना लो, कोई बात नहीं। जितना फिगर बनाओगे उतना अच्छा है। नहीं है?
हो गया। अब देखिए, जब स्टेशनरी फ्रंट था तो वातागर का स्टेज कुछ ऐसा था, नहीं, इधर कौन सा एयर था? ठंडी वायु। ठंडी वायु गर्म होगी, ठंडी होगी, गर्म वायु गर्म होगी, गर्म होगी, गर्मी गर्म होगी। ठंडी वायु उच्च वायु दाब का निर्माण करेगी, उच्च वायु दाब का निर्माण। गर्म वायु हवा निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर चलेगी, उच्च वायु दाब से निम्न। ठंडी वायु का यह क्षेत्र था, यह क्या करेगा? वाताग्र को अपने पहले स्थान से गर्म वायु के क्षेत्र की ओर मूव करेगा, करेगा ना। और गर्म वायु का क्षेत्र क्या होगा? छोटा होगा। कहने का सेंस है यह क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगा नहीं। तो इसका जो सेक्शनल मैप होगा कुछ ऐसा होगा, ये है, ये है, ये कौन सी वायु है? ठंडी वायु है। वेरी गुड। कौन सी वायु है? ठंडी वायु है। इधर कौन सी वायु होगी? गर्म वायु क्या होगी? कौन क्या करेगी? या संघनन होगी और वर्षा करेगी। और वाताग्र की अलग अवस्था और संबंधित क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसमी विशेषता। ठंडी शीत वाताग्र होगा तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, लेकिन क्षेत्र कम होगा। लेकिन अब अगला डायमेंशन आएगा, उष्ण वाताग्र होगी। उष्ण वाताग्र का कंडीशन क्या होगा? यह ट्रोपोस्फीयर है। क्या यह? इसके बाद ट्रोपोस्फीयर तक है यह। उष्ण वाताग्र में क्या होगा? इस फिगर को बना लोगे क्या? तो हम ये करेंगे, डिलीट करेंगे। यह शीतल वायु, ठंडी वायु, कोल्ड एयर है। और यह क्या है? वार्म एयर है। दूसरा स्टेज है ना, सेकंड स्टेज है। चलिए लिखेंगे इसको, थोड़ा लिखो। शीत वाताग्र हेडिंग डालना। जब शीतल वायु अधिक प्रभावी होती है, जब शीतल वायु अधिक प्रभावी होती है एवं उसका क्षेत्र उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, उसका क्षेत्र उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, अधिक प्रभावी होती है एवं उसका क्षेत्र उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, जबकि गर्म वायुदाब का क्षेत्र, गर्म वायु का क्षेत्र निम्न दाब का क्षेत्र होता है। गर्म वायु का क्षेत्र निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जिसके प्रभाव से ही
जिसके प्रभाव से ही ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में प्रविष्ट कर जाती है। ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में प्रविष्ट कर जाती है। और गर्म वायु का विस्तार ठंडी वायु के ऊपर होने लगता है। और गर्म वायु का विस्तार ठंडी वायु के ऊपर होने लगता है। जिससे और गर्म वायु का विस्तार ठंडी वायु के ऊपर होने लगता है, जिससे उत्तल ढाल है ना, यह उत्तल शेप दिख रहा है, उठा हुआ है, जिससे उत्तल ढाल जैसी सीमा का निर्माण होता है। उत्तल ढाल जैसी सीमा का निर्माण होता है। ठंडी वायु सरफेस के सहारे है तो घर्षण अधिक होगा, जिस कारण से इसका रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, कम होगा, घर्षण विस्थापन को कम करेगा। लिखिएगा, ठंडी वायु का धरातल से घर्षण के कारण विस्थापन कम होता है, जबकि इस अवस्था में गर्म वायु का लंबवत उत्थान होता है और इससे बादल में कौन सा बादल होता है, कपासी वर्षी बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इंग्लिश में कहते हैं इसको, कपासी वर्षी बादल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कपासी वर्षी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का निर्माण होता है। और इस कपासी वर्षी बादल से शीत वाताग्र वायु के क्षेत्र में तीव्र वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल होती है। कपासी वर्षी बादल क्षेत्र में तीव्र वर्षा होती है, अर्थात निम्न प्रकार के मौसमी दशा का निर्माण होता है। मौसमी दशा का निर्माण होता है। पहला वायु दाब में कमी, तब ना आएगा वायु दाब में कमी, कपासी वर्षी बादल के द्वारा तीव्र वर्षा, थंडरिंग और लाइटनिंग, गेट खोलो गौतम, थंडरिंग और लाइटनिंग क्या होता है, हाँ, गरजना, बिजली का, बादल का गरजना और बिजली का चमकना, जैसी मौसमी घटनाएं होती हैं। हो गया। नेक्स्ट वन, उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। लिख लीजिएगा इसको। इस अवस्था में उष्ण वाताग्र, इस अवस्था में ठंडी वायु, समझाते हैं भाई, ठंडी वायु
धरातल के संपूर्ण क्षेत्र पर फैल जाती है, नहीं फैल जाएगी। और गर्म वायु क्या होगी, और ऊपर उठेगी। ठंडी वायु धरातल के संपूर्ण क्षेत्र पर फैल जाती है, जबकि गर्म वायु राशि के अधिक सक्रिय होने के कारण निम्न ढाल के सहारे ढाल निम्न है तो क्या होगा, तेजी से ऊपर उठेगी, नहीं, स्लोली उसका क्या होगा, राइजिंग होगा। ढाल के सहारे धीरे धीरे ऊपर उठती है। धीरे धीरे ऊपर उठती है। इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है वर्षा का स्वरूप कैसा होगा, अल्पकालीन की दीर्घकालीन। दीर्घकालीन होता है। विशेषता है वर्षा का स्वरूप क्या होगा, दीर्घकालीन होगा और लंबे क्षेत्र में होगा। एरिया क्या होगा, अधिक होगा। यह कोल्ड एयर है, यह क्या है, वार्म एयर है। ठीक है, चलिए अभी फिगर बना लीजिए। चूंकि धीरे धीरे गर्म वायु ऊपर उठती है, हल्का स्लोप है, तो मल्टी लेयर्स क्लाउड होते हैं, बहुस्तरीय बादल का निर्माण होता है, अलग अलग लेयर्स बना हुआ है।